हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टीम एकेडमी। आज हम लोग एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में पूछे हुए सवाल जो है आपके एग्ज़ाम में उसके बारे में डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वह क्वेश्चन किस पैटर्न में आते हैं हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है जो कि 2018 में पूछा हुआ है। तो टोटल क्वेश्चन जो रहेगा आपके पास अलग अलग, मतलब 3 सेक्शन में बटा हुआ रहेगा, ठीक। और टोटल जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में अटेंड करने हैं वो 70 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा आपको, ठीक। बाकी जो 30 मार्क्स का टोटल मार्क्स जो रहेंगे आपको 30 मार्क्स जो है कॉलेज से प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि असाइनमेंट वगैरह आप करते हैं वह असाइनमेंट से मिल जाएगा। बाकी 70 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, वह 70 मार्क्स आपको, जिसको कि आप एक्सटर्नल एग्ज़ाम बोलते हो, तो वो 70 मार्क्स का एग्ज़ाम आपको देना है या अटेंड करना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आवर्स की बात करें तो 3 घंटे का यह पेपर रहेगा, है ना। तो आइए देखते हैं उसको हम कि सेक्शन वाइज में अगर बटा रहता है तो कैसे बटा रहता है। देखिए, क्वेश्चन आपका जो रहेगा 3 सेक्शन में बटा रहेगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में आपके पास 20 प्रश्न रहेंगे और 20 प्रश्न के सारे प्रश्न का एक एक मार्क्स रहेगा, ठीक। तो 20 प्रश्न के जवाब देने हैं आपको और एक एक मार्क्स का, नथिंग बट ये ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा जो कि आपको सारा क्वेश्चन हल करना है, ठीक। अब ग्रुप बी की बात करें तो उस ग्रुप बी में जो रहेगा आपको 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। कितना? 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हर क्वेश्चन का मार्क्स जो रहेगा 10 मार्क्स रहेगा, मतलब 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। किसी भी 2 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा तो 10 मार्क्स आपको, 10-10 मतलब 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, क्लियर। अब ग्रुप सी की बात करें तो ग्रुप सी में आपको सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर देना है और उस प्रश्न का जो वैल्यू रहेगा, कह सकते हैं, या जो आपको मार्क्स दिए रहेंगे वह 30 मार्क्स का रहेगा, ठीक। एक प्रश्न जो है आपको 30 मार्क्स का दिया हुआ रहेगा, क्लियर है। तो 3 सेक्शन में बटा हुआ है, पहले सेक्शन 20 मार्क्स का, दूसरे सेक्शन भी 20 मार्क्स का और तीसरे सेक्शन जो रहेंगे वो 30 मार्क्स का है। सो टोटल आपका कितना हो जाता है? 30 मार्क्स, 70 मार्क्स, ठीक। तो 70 मार्क्स के प्रश्न रहेंगे आपके एग्जाम में और उसे आपको अटेंड करना है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो उससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव का डिस्कस कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव किस प्रकार के पूछे जाते हैं। देखिए, आपके पास ऑब्जेक्टिव है, पहला क्वेश्चन ये ग्रुप ए का है जिसमें कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये 20 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेगा, तो टोटल 20 मार्क्स आपको अटेंड करना है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनकर लिखिए, क्लियर है। चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो भी करेक्ट आंसर है उसको आप चूज कीजिएगा। क्वेश्चन 1 कह रहा है, इन ओवर लाइन्स वी जनरली यूज, जो ओवरहेड लाइन होता है, ठीक है, जो कि आप कह सकते हैं आउटडोर इंस्टॉलेशन में आता है, तो ओवरहेड लाइन में हम लोग किस कंडक्टर का यूज करते हैं, ये चीज़ आपको आंसर करना है। तो ऑप्शन ए है कॉपर कंडक्टर, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम कंडक्टर, ऑप्शन सी है ACSR कंडक्टर और डी है ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। तो ऑप्शन ए कॉपर कंडक्टर या एल्युमिनियम। देखिए, पहले के टाइम में कॉपर या एल्युमिनियम का यूज होता था, लेकिन कॉपर महंगा हो जाता था, एल्युमिनियम वगैरह तो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज भी था और चोरी कर लेते थे लोग। सबसे ज़्यादा तो ये था कि चोरी बहुत ज़्यादा होता था कंडक्टर का। तो प्रेजेंट टाइम में हम लोग क्या करते हैं, ACSR का यूज करते हैं। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए, ACSR का फुल फॉर्म क्या होता है? एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। क्या होता है? एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, REINFORCED, ठीक है। स्टील कंडक्टर रेनफोर्स्ड कंडक्टर होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका, ये अभी के टाइम में ओवरहेड लाइन में यूज किया जाता है ना। देखिए, इसी का हिंदी वर्जन भी आप देख लीजिए, सिरोपरी बोलते हैं ओवरहेड को। ओवरहेड सिरोपरी लाइन में हम सामान्यतः व्यवहार करते हैं किसका? तो ACSR का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। DC मोटर प्रोड्यूसेस। देखिए, DC मोटर क्या प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए मैकेनिकल पावर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल पावर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल करंट, डी है नन ऑफ दी अबव। देखिए, मोटर क्या करता है, अब इसको आप याद रख सकते हैं। मोटर और जनरेटर दोनों की बात मैं कर लेता हूँ, दोनों पूछे हुए सवाल हैं आपके, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले DC मोटर जो है क्या करता है, जब हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो वह मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ए।
और मैकेनिकल पावर, लेकिन ये सिर्फ मोटर की बात होगा। घर में आप जो पंपिंग के लिए होता है, जो आपके घर में रहता है, जो वाटर पंपिंग के लिए आप यूज़ करते हैं, तो वह पानी को क्या करता है, ऊपर आपके छत पे सिंटेक्स जो लगा होता है उसमें पहुंचाता है, और जब आप उसको सप्लाई देते हैं तभी वह मोटर ऑन होता है। तो घर में आपके मोटर लगे होते हैं, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जब आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई दीजिएगा तो मैकेनिकल पावर मिलेगा, मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ मोटर का काम है। लेकिन जब आप जनरेटर की बात करेंगे तो जनरेटर को क्या करते हैं कि हैंडल के द्वारा उसको रोटेट किया जाता है, मतलब आप मैकेनिकल पावर दे रहे होते हैं और फिर वह क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करता है, ठीक है। तो मैकेनिकल पावर के लिए क्या हो जाएगा, डीसी मोटर, और इलेक्ट्रिकल पावर के लिए क्या हो जाएगा, डीसी जनरेटर, ठीक है। डीसी जनरेटर जो होगा क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करता है, और डीसी मोटर क्या करता है, वह मैकेनिकल पावर जनरेट करता है या प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि मैकेनिकल पावर होगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो वही उसी का हिंदी है। दिष्ट धारा मोटर उत्पन्न करती है, यांत्रिक बल, विद्युत शक्ति, विद्युत धारा उनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, जो मोटर होगा क्या मैकेनिकल होता है, तो यांत्रिक बल प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट देखिए, इफ द डायमीटर ऑफ अ वायर इज हाफ इट्स करंट कैरिंग कैपेसिटी बिकम्स अबाउट। अगर वायर का डायमीटर को अगर हाफ करते हो तो करंट कैपेसिटी क्या हो जाएगा। देखिए इसको इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। आप जानते हैं यहाँ पे R जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A होता है, ये तो आपको पता है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। यहाँ से आप क्या कह सकते हो, एरिया अगर घटता है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता है। अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो आई क्या होगा, घटेगा। सो हम यहाँ से एक रिलेशन ये निकाल सकते हैं, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यहाँ देखिए एरिया घटा तो करंट भी क्या हुआ, घटा, यहाँ हो जाएगा। अब देखो इसको आप ये भी लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर, बोलो लिख सकते हो। अगर ये लिख सकते हो तो इसी को आप लिख सकते हो पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई डी स्क्वायर बाय 4, बोलो लिख सकते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि डायमीटर को आप क्या किए, आधा कर दिए। चलिए यहाँ पे हम डायमीटर को आधा कर लेते हैं, पाई डायमीटर को अगर आधा आप करते हैं तो कुछ इस तरह से आपके पास आएगा, पाई डी स्क्वायर बाय 4। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये इसको आप क्या लिख सकते हैं, पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू 1/4 अगर कर दे, कोई गलती है बोलिए, नहीं ना। तो अब इसको आगे देखिए, फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, देखिए ये वाला जो है पाई डी स्क्वायर बाई 4, इसको आप एरिया लिख सकते हैं, एरिया इंटू 1/4, एरिया इंटू 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग फिर आते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब ये देखिए आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, एरिया। अब क्या हो गया, नया क्या हो गया, एरिया बाय 4। तो अब बताइए करंट जो है क्या हो गया, करंट हमारा क्या हो गया, करंट हो गया 1/4 टाइम, करंट क्या हो गया 1/4 टाइम ऑफ एरिया। इसका मतलब ये हुआ कि करंट जो है हमारा क्या हो जाएगा 1/4 टाइम। देखिए आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि अगर आप लॉजिक समझे थोड़ा सा तो ये भी आप कह सकते हैं, एरिया घट रहा है तो आई क्या होगा, घट रहा है। अब एरिया घटेगा मतलब डायमीटर अगर उसका घटेगा तो एरिया भी क्या होगा, घटेगा। डायमीटर घटेगा, एरिया घटेगा, ठीक है। तो जब डायमीटर घटा तो एरिया घटा, एरिया घटेगा तो करंट भी क्या होगा, घटेगा, करंट क्या होगा, घटेगा। अब जब करंट घटेगा तो क्या हो जाएगा 1/4 जब भी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन से भी आप छाट सकते हैं, देखिए 1/4, हाफ, ट्वाइस और 4th टाइम। तो ये आंसर सी और डी तो आपका नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सी और डी तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि बढ़ रहा है दोनों। अब रह गया हाफ और 1/4 में, तो अभी आप सॉल्व किए, उससे आप सॉल्यूशन से निकाल के देख सकते हैं कितना आ रहा है 1/4। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 1/4। क्लियर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हिंदी में लिखा हुआ है, व्यास आधा कर दिया जाए तो उसकी धारा सहन क्षमता हो जाएगी 1/4 टाइम, 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द चीपेस्ट सिस्टम ऑफ इंटरनल वायरिंग। अब इंटरनल वायरिंग कितने प्रकार के होते हैं ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इसमें देखिए कंड्यूट वायरिंग है, कैजिंग कैपिंग वायरिंग है, सीटीएस वायरिंग है और क्लीट वायरिंग है। आप चारों प्रकार के वायरिंग के बारे में गहन अध्ययन किए हैं, पढ़े हैं। कंड्यूट वायरिंग भी बताए हैं, कैजिंग कैपिंग भी, सीटीएस भी और फिर क्लीट वायरिंग, चारों बताए हैं। इस चारों में से आपके हिसाब से सबसे आसान वायरिंग है टेम्पररी पर्पस के लिए जो यूज होता है, कौन सा, डी।
कौन सा यूज होता है, डी यूज होता है, ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर भी आपका क्लीट वायरिंग ही होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, क्लीट वायरिंग। ये सबसे सस्ता होता है, टेम्पररी पर्पज से यूज़ किया जाता है, जब मन करे आप उसको लगाइए, जब मन करे इसको हटा दीजिए। लेकिन ये कंड्यूट वायरिंग क्या होता है, फिक्स किया जाता है, तो इसका भी दाम ज़्यादा होता है, मतलब कॉस्ट जो होगा ये ज़्यादा होगा। कैजिंग कैपिंग भी फिक्स होता है ये, आप इसका भी दाम ज़्यादा होगा। CTS वायरिंग आप कह सकते हैं बैटन वायरिंग को, ठीक है। केबल टाइप सीटेड होता है, केबल टाइप सीटेड, इसी को हम लोग बोलते हैं बैटन वायरिंग भी, ठीक ना। इसी को हम TRS वायरिंग भी बोलते हैं। तो ये तीनों नहीं, आपका करेक्ट आंसर जो होगा इसका क्या हो जाएगा, क्लीट वायरिंग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन। आइए 5th में क्या है, इसके ये हिंदी है। आंतरिक वाइंडिंग में सबसे सस्ती विधि कौन सी होगी, तो क्लीट वायरिंग हो जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एज पर ISI का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी कनेक्टेड टू वन सब सर्किट। अब सीधा सीधा कहना है कि एक सब सर्किट है, उस एक सब सर्किट में मैक्सिमम लोड कितना कनेक्टेड होगा, मैक्सिमम लोड कितना कनेक्टेड होगा। तो आप बहुत ही बखूबी जानते होंगे कितना हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में आपके पास 1000 वाट, 800 वाट, 1600 वाट और 500 वाट। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 800 वाट। 800 वाट रहता है एक सब सर्किट में, मैक्सिमम वाटेज कैपेसिटी कितना होगा, 800 वाट। और नंबर ऑफ पॉइंट की बात करता है तो कितना हो जाता, 10, ठीक है। नंबर ऑफ पॉइंट कितना होता, 10, और वाटेज कैपेसिटी 800 वाट। किसके लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लाइटिंग लोड की बात कर रहा है। अगर मेंशन नहीं करे तो लाइटिंग लोड समझ लीजिएगा, अगर मेंशन कर देगा लाइटिंग लोड या पावर तब तो आप आराम से कर सकते हैं। हिंदी में यही लिखा, ठीक है, कि ISI के अनुसार एक सब सर्किट पर अधिकतम लोड कितना हो सकता है, तो 800 वाट हो जाएगा, ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वायरिंग इज प्रिफर्ड फॉर वर्कशॉप लाइटिंग, ठीक है। वर्कशॉप में जो लाइटिंग होता है उसके लिए कौन सा वायरिंग प्रेफर किया जाता है, तो ये तो आपको पता है, ये बताया भी हुआ है। जब आपको टाइप ऑफ वायरिंग बता रहे थे तो उस टाइम में आपको एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन तीनों चीज़ बताया था आपको, मैंने बोला भी होगा कि आप याद रखिएगा इस चीज़ को। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे आंसर में क्या है, कैजिंग कैपिंग वायरिंग, बैटन वायरिंग, कंसील्ड कंड्यूट और सरफेस कंड्यूट। लेकिन करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन सी, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। कौन सा होगा, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। क्लियर है। देखिए टाइप ऑफ वायरिंग के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, आप एक बार जाकर देख लीजिएगा वीडियो लेक्चर अगर नहीं पता चले तो। नेक्स्ट देखिए कर्मशाला, जो कि लैब को बोलते हैं, प्रकाशन के लिए निम्नांकित में कौन सी वायरिंग उपयुक्त है, तो कैजिंग कैपिंग, बटन वायरिंग, सतह के भीतर पाइप वायरिंग जिसको कंसील्ड बोलते हो, सतह के पाइप, सतह पर पाइप वायरिंग जिसको सरफेस कंड्यूट बोलते हो। तो करेक्ट आंसर क्या था आपका, 100, ये वाला आंसर था सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नॉन मेटालिक कंड्यूट्स यूज्ड इन इंटरनल वायरिंग आर जनरली मेड ऑफ। सीधा सीधा बात कर रहा है, मेटालिक कंड्यूट और नॉन मेटालिक कंड्यूट दोनों टाइप के यूज़ करते हैं, ठीक ना। तो मेटालिक कंड्यूट आपका कास्ट आयरन का बना होता है या स्टील का भी रहता है। लेकिन अभी जो होता है प्रेजेंट टाइम में जो नॉन मेटालिक होगा वो कौन सा यूज होता है, तो आप जानते हैं कौन सा, PVC, ठीक है। देखिए ऑप्शन में आपके पास क्या है, वुड है, रबर, कॉर्क और PVC है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, PVC, ठीक है, PVC हो जाएगा। इसका देखिए फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए उसी को हिंदी में लिखा हुआ है, अधात्वीय पाइप आंतरिक वायरिंग के लिए प्रयुक्त वस्तुतः कौन सा होगा, तो आप याद रखिएगा द जो है PVC वायरिंग, PVC का बना हुआ रहता है पाइप। नेक्स्ट PVC कंड्यूट कैन बी ज्वाइंड बाय, जो PVC कंड्यूट होता है उसको अगर जोड़ा जाना है कहीं, तो हम लोग बताए होंगे कि कपलर के द्वारा जोड़ा जाता है। अगर कपलर नहीं होता तब कैसे जोड़ा जाएगा, देखिए वेल्डिंग, थ्रेडिंग और सॉल्वेंट, सीमेंट, एनी ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर जो क्या होगा, एनी ऑफ द अबव। ये PVC कंड्यूट जो है वेल्डिंग से भी जोड़ा जाता है, थ्रेडिंग से भी जोड़ा जाता है और सॉल्वेंट, सीमेंट से भी जोड़ा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तो वही हो गया, PVC पाइप को जोड़ा जाता है, ठीक है, तो सब हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्यूज इज प्रोवाइडेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। फ्यूज जो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रोवाइड किया जाता है किस पर्पस के लिए, ध्यान दीजिए, सेफ गार्डिंग द इंस्टॉलेशन अगेंस्ट हैवी करंट, रिड्यूसिंग द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, रिड्यूसिंग द पावर कंजम्पशन, और डी है ऑल ऑफ दी अबव। देखो तो फ्यूज आप जानते हो सेफ्टी डिवाइस है जो कि हैवी करंट से इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि सेफ्टी प्रोवाइड करता है किसके अगेंस्ट में, तो हैवी करंट के अगेंस्ट में, मतलब सर्किट में अधिक करंट को फ्लो करने नहीं देता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सेफ गार्डिंग द इंस्टॉलेशन अगेंस्ट हैवी करंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए
किसी परिपथ में, हिंदी में पूछा हुआ ये, किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है किस लिए, तो उच्च धारा से प्रतिष्ठान को बचाने के लिए। नेक्स्ट, अर्थ पोटेंशियल इज टेकन एज, अर्थ पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी, जीरो, दैट ऑफ सप्लाई और नन ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा, बी हो जाएगा, नन, जीरो। ठीक है, अर्थ पोटेंशियल जो होता है क्या होता है, जीरो हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये पृथ्वी का संभाव्य रखा जाता है, क्या रखा जाता है, तो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट विल बी प्रेफर्ड फॉर अर्थिंग। ठीक है, अर्थिंग के लिए कौन सा साइट प्रेफर्ड किया जाता है। देखिए ऑप्शन ए आपके पास क्लेई सॉइल, ऑप्शन बी ड्राई एंड रॉकी, ऑप्शन सी वेट मार्सी ग्राउंड, ऑप्शन डी है डैम्प एंड वेट सैंड पिट। ठीक है, देखिए क्ले सॉइल मतलब क्या होता है, क्ले सॉइल मतलब होता है, इसका मतलब होता है चिकनी मिट्टी। ड्राई एंड सॉइल का मतलब होता है पथरीली जो होता है, सूखा और पथरीली कह सकते हैं। वेट मैसी ग्राउंड मतलब होता है दलदली क्षेत्र जो होता है। ठीक है, और डैम्प एंड वेट सैंड पिट मतलब भीगा होता है लेकिन ये बलुआई इलाका है, तो जनरली हम लोग प्रेफर क्या करते हैं, दलदली क्षेत्र में, मतलब जहाँ अधिक पानी हो। ठीक है, दलदली क्षेत्र होगा तो वहाँ हमेशा नमी बरकरार रहेगा। ठीक, तो हम लोग को चाहिए क्या, जहाँ पे नमी हो वहाँ पे अर्थिंग बनाना आसान रहता है, और ताकि अर्थ रेसिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, मेंटेन रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, वेट मैसी ग्राउंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हिंदी में है, किस स्थल का चयन अर्थिंग के रूप में उपयुक्त है, तो इसमें भीगा मैसी ग्राउंड हो जाएगा। नेक्स्ट, अर्थ इलेक्ट्रोड्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ। ठीक है, अर्थ इलेक्ट्रोड जो होगा, देखिए आपको टाइप ऑफ अर्थिंग मैंने बताया ऑलरेडी, स्ट्रिप अर्थिंग भी कह सकते हो, रॉड अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग, तो तीनों टाइप के अर्थिंग होते हैं, और तीनों टाइप में रॉड का भी आप बनाए थे। ठीक है, रॉड इलेक्ट्रोड, रॉड टाइप इलेक्ट्रोड भी होता है, स्ट्रिप का भी इलेक्ट्रोड होता है, और प्लेट का भी होता है। यहाँ पाइप रहता तो पाइप का भी हो जाता। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एनी ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। स्ट्रिप और वायर भी होगा, रॉड भी होगा, प्लेट भी होगा, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है एज ए इलेक्ट्रोड। क्लियर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही हिंदी में देखिए है, अर्थ इलेक्ट्रोड के रूप में क्या होता है, तो पट्टी या तार, छड़ी या छड़ जिसको बोलते हो, प्लेट, तो सब हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज प्रेफर्ड फॉर फिलिंग अराउंड द अर्थ इलेक्ट्रोड फॉर हैविंग इफेक्टिव अर्थिंग। आपको याद है कोल एंड साल्ट मिक्सर बताए थे हम। ठीक है, चारों साइड में कोल और साल्ट मिक्सर को मिलाया जाता है। तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आप देख लीजिए, कोल एंड साल्ट मिक्सर है, लाइम सैंड मिक्सर है, सॉ डस्ट एंड मिक्सर है, एनी ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कोल साल्ट मिक्सर, मतलब जो कोयला होता है और जो नमक होता है उसके मिक्सचर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसमें, जो अर्थ इलेक्ट्रोड होता है उसके चारों ओर, ताकि जब पानी आप उसमें डालिएगा तो मॉइस्चर क्या होगा, मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट देखिए आप, यही है हिंदी में क्या है, प्रभावी अर्थिंग के लिए निम्नांकित में किस मिश्रण को अर्थ इलेक्ट्रोड के चारों ओर भरने के लिए प्रयुक्त होता है, तो कोयला नमक मिश्रण हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, विच ऑफ द सिस्टम इज यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी नाउ ए डेज इन बिल्डिंग। ये भी क्वेश्चन आपको बताया है। देखिए ऑप्शन ए है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम, ऑप्शन बी लूपिंग सिस्टम, ऑप्शन सी ट्री सिस्टम, एंड नन ऑफ दी अबव। देखो ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी लूपिंग इन सिस्टम। ये सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है क्लास में, अगर आप लेक्चर नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, लूपिंग इन सिस्टम में कैसा कनेक्शन होता है आपको मैंने बताया। मान लो एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है, तो और ये एक स्विच मान लो, है ना, ये एक स्विच है, तो इसमें क्या करते हैं, इसके फेज से और फिर इसके फेज से इसको, अब इसके न्यूट्रल से इसको, और फिर यहाँ न्यूट्रल देते हैं, फिर अलग से एक फेज लाके यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देते हैं। तो इस प्रकार के कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लूपिंग इन सिस्टम, और यही आजकल घर में यूज होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लूपिंग इन सिस्टम, ऑप्शन बी लूपिंग इन होगा, LOOPING, लूपिंग इन सिस्टम होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये हिंदी में है, भवन में आज के दिनों में प्रयुक्त किस वितरण पद्धति को अपनाते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा लूप इन पद्धति। ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, ऑन व्हाट बेसिस द नंबर ऑफ सर्किट सब सर्किट डिटरमाइंड इन हाउस वायरिंग। आपको बताए हैं दो कंडीशन है, नंबर ऑफ पॉइंट होना चाहिए और लोड कनेक्टर दोनों होना चाहिए। देखिए नंबर ऑफ पॉइंट कितना होना चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और लोड जो होगा, अगर मान लेते हैं कि लाइटिंग सब सर्किट की बात कर रहे हैं तो 800 वाट से ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर, 800 वाट से ज़्यादा नहीं हो, तो दोनों कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15 नंबर में, हिंदी में है वही। अब देख लीजिएगा, किसी भवन के वायरिंग अधिष्ठापन में परिपथों सब परिपथों की संख्या निर्धारण का क्या आधार है? सभी पॉइंटों की संख्या, सभी जोड़े हुए भार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 100, ओ तथा ब दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ए स्विच इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर। तो ऑप्शन ए मेकिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट, ऑप्शन बी बेकिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट, और सी बोथ ए एंड बी। आपको डिफिनेशन में बताए होंगे हम, स्विच क्या है? एक डिवाइस है जो कि किसी भी सर्किट को मेक करने में या ब्रेक मतलब ऑन करने में या फिर ऑफ करने में, या कह सकते हैं क्लोज करने में या ओपन करने में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ दोनों आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, मेकिंग द इलेक्ट्रिक करंट और ब्रेकिंग द इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हिंदी में भी दिया हुआ है। स्विच एक ऐसा उपकरण है जो प्रयुक्त होता है विद्युत परिपथ बनाने में, विद्युत परिपथ विच्छेद हेतु और तथा वेद दोनों हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंसुलेशन रेसिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ एंड बिटवीन कंडक्टर ईच। देखो ये जो होता है ना इंसुलेशन रेसिस्टेंस है, जिसके बारे में आपको बताए हैं लेक्चर में, तो आप अगर देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंसुलेशन रेसिस्टेंस हमेशा हमेशा हाई होना चाहिए। जितना वैल्यू मेंशन किया जाता है उससे अधिक ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन ए है लेस द परमिजिबल वैल्यू, ऑप्शन बी है ग्रेटर देन परमिजिबल वैल्यू, और ऑप्शन सी है इक्वल टू दी परमिजिबल वैल्यू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग्रेटर देन परमिजिबल वैल्यू। परमिजिबल वैल्यू जो है उससे अधिक होना चाहिए इंसुलेशन रेसिस्टेंस। क्लियर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसी में है, हिंदी में देख लीजिएगा, चालक तथा अर्थ तथा चालकों के बीच का इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होता है? तो स्वीकार्य मान से अधिक होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि पोलैरिटी टेस्ट इज परफॉर्म टू इंश्योर दैट ऑल द स्विचेज आर प्लेस्ड इन। देखो पोलैरिटी टेस्ट जो है किया जाता है फेज को फाइंड करने के लिए जनरली, कि जो स्विच आपने कनेक्ट किया है क्या वह फेज में कनेक्ट किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो अगर स्विच फेज में कनेक्ट है तो पोलैरिटी आपको बताएगा वो फेज में है। जैसे कि आप टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं ना, कि पता करने के लिए कि फेज कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है। अगर फेज में आप टेस्टर को इंसर्ट करते हैं तो टेस्टर में जो एलईडी लगा होता है वह जल जाता है, और न्यूट्रल में करते हैं तो वह नहीं जलता है। तो जनरली जो पोलैरिटी टेस्ट है वह परफॉर्म किया जाता है किसके लिए? फेज को फाइंड करने के लिए, कि फेज प्रॉपर कनेक्शन में, जो कनेक्शन फेज में देना है वही कनेक्शन आप दिए हैं कि नहीं दिए हैं, इस चीज़ को चेक करने के लिए पोलैरिटी टेस्ट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इन फेज। ठीक है, यही है, हिंदी में ध्रुवीय परीक्षण करने हेतु आवश्यक होता है कि सभी स्विच जुड़े हुए हों। तो क्या होगा? और फेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिंबल रिप्रेजेंट्स 4। अब देखिए यहाँ सिंबल दिया हुआ है, ये किस चीज़ का सिंबल है? ऑप्शन ए सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर, ऑप्शन बी सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर, ऑप्शन सी एरियल, ऑप्शन डी अर्थिंग। अब देखो यहाँ पे अलग अलग सिंबल का आपको पूछेगा, सिंबल आप ध्यान में रखिएगा। देखिए अर्थिंग का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, अगर एरियल का सिंबल आपसे पूछा जाए तो ये एरियल का सिंबल आपका कुछ इस प्रकार से होता है। इसको मैं बना देता हूँ, एक मिनट। हाँ, सिंबल जो होता है एरियल का, ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये किसका सिंबल है? एरियल का सिंबल। अब देखिए 5 एम्पियर सॉकेट की बात करें तो ये एक ऐसा कर दिए तो ये 5 एम्पियर का सॉकेट हो गया। अगर इसी पे हम इसी में हम ऐसा कर दिए तो ये 15 एम्पियर का सॉकेट है, लेकिन इसमें स्विच नहीं लगा हुआ है। ठीक, इसमें स्विच नहीं लगा हुआ है, लेकिन अगर इसी में मैं ऐसा एक बना दिया तो ये हो गया, इसका मतलब 5 एम्पियर विथ स्विच। ठीक है, इसमें स्विच लगा हुआ है। अगर इसमें मैंने एक ऐसा कर दिया तो इसका मतलब हो गया 15 एम्पियर सॉकेट विथ स्विच। समझ में आई बात? 15 एम्पियर सॉकेट, ये हो गया 15 एम्पियर का, और ये हो गया 5 एम्पियर का। इसमें स्विच लगा हुआ है, इसमें भी स्विच लगा हुआ है। अगर ये वाला प्रोवाइड नहीं करेंगे तो स्विच लगा हुआ नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट दिया हुआ चिन्ह किसको दर्शाता है? तो सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर। क्लियर है यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से कि नो सॉकेट आउटलेट इज टू बी प्रोवाइडेड इन द बाथरूम एट ए हाइट लेस देन। जो सॉकेट बाथरूम में प्रोवाइड किया जाता है वह कितने हाइट से कम में नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी सॉकेट होगा बाथरूम में वो 2 मीटर से ऊपर होगा। ठीक है, सॉकेट जो प्रोवाइड करोगे, यहाँ पे 15 एम्पियर का सॉकेट जनरली प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि यहाँ पे हैवी लोड यूज़ किया जाता है। हो सकता है हीटर हो, गीजर हो, ये सब यूज़ किया जाता है। तो जनरली क्या होगा, 2 मीटर से एबव रहता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। इसी को आप हिंदी वर्जन में देख सकते हो, स्नान घर में कोई भी सॉकेट आउटलेट कम से कम ऊंचाई पर रखा जाता है वह होता है। तो 100 आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी मतलब 2 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर?
आगे देखिए, ये ग्रुप बी का सवाल है जिसमें कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप एक बार करिएगा घर में। देखिए मैं आपको दोनों पैटर्न बता देता हूँ आपको। देखिए ग्रुप बी में जो रहेगा, ठीक है, ग्रुप बी में आपके पास 2 सवाल दिए रहेंगे और एक का मार्क्स 5 रहेगा, टोटल 20 मार्क्स के रहेंगे। ये 10 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। कितने मार्क्स के रहेंगे, मतलब 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन का मार्क्स 10 मार्क्स रहेगा और ये 2 सवाल आपको दोनों करने हैं, ठीक है। ऑप्शंस जब ग्रुप सी की बात करेंगे तो उसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन, जिसमें से कि आपको कोई एक सा क्वेश्चन करना है और इस क्वेश्चन के लिए आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। टोटल कितना मार्क्स मिलेंगे, 30 मार्क्स मिलेंगे और 20 ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के कितने मार्क्स मिलेंगे आपको, 20 मार्क्स, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 70 मार्क्स। यही आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बाकी 30 मार्क्स जो है आपको कॉलेज से मिल जाएगा, ठीक है। असाइनमेंट वगैरह अगर आप किए होंगे, जमा किए होंगे तो इंटरनल वगैरह जो प्रॉपर दिए होंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक। चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर दूसरे एक और है, एक क्वेश्चन है, उसका भी हम लोग आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।